सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अख्तर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अफलातून अपने उस्ताद सकरात के पास आया और कहने लगा कि आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में गलत बयानी कर रहा था। सकरात ने मुस्कुरा कर पूछा कि वो क्या कह रहा था। अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया कि आपके बारे में कह रहा था और उसके कुछ बोलने से पहले सकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया और क्या कहा कि तुम ये बात सुनाने से पहले इस बात को 3 की कसौटी पर रखो, पहले इसका तज्जिया करो और इसके बाद फैसला करो कि क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी भी चाहिए या नहीं। अच्छा, इस पर अफलातून ने अर्ज़ किया कि उस्ताद मोहतरम, ये 3 की कसौटी क्या है। सकरात ने जवाब दिया कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे जो ये बात बताने लगे हो ये बात 100% सच है। अफलातून ने फ़ौरन इनकार में सर हिला दिया। अच्छा, सकरात ने हंस कर कहा कि फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फ़ायदा होगा। अफलातून खामोशी से सकरात के चेहरे की तरफ देखने लगा। सकरात ने कहा कि ये पहली कसौटी थी। अच्छा, सकरात कहने लगा कि अब हम दूसरी कसौटी की तरफ आ जाते हैं कि मुझे तुम जो ये बताने लगे हो क्या ये अच्छी बात है। अफलातून ने इनकार में सर हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं, ये बुरी बात है। सकरात ने मुस्कुराकर कहा कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए। अफलातून ने फिर से इनकार में सर हिला दिया। फिर सकरात बोला कि यानी ये बात दूसरी बात है, ये दूसरी कसौटी पर भी पूरी नहीं उतरती तुम्हारी वाली बात। अच्छा, सकरात ने ज़रा सा रुक कर अफलातून से कहा कि ये बताओ कि जो बात तुम मुझे बताने लगे हो क्या ये मेरे लिए फ़ायदा मंद है। अफलातून ने इनकार में सर हिलाया और कहा कि उस्ताद ये बात हरगिज़ आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। सकरात ने कहा कि अगर ये बात मेरे लिए फ़ायदा मंद नहीं है तो फिर इसके बताने की ज़रूरत क्या है। अब अफलातून अपने उस्ताद की वज़नी दलीलों के आगे लाजवाब हो चुका था। परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। नाज़रीन, सकरात ने गुफ्तगू के 3 उसूल आज से हज़ारों साल पहले बता दिए थे। उसके तमाम शागिर्द इस पर अमल भी करते थे और वो गुफ्तगू से पहले हर बात को 3 की कसौटी पर परखते थे। पहला कि क्या ये बात 100% दुरुस्त है, दूसरी ये कि क्या ये बात अच्छी है, और तीसरा कि क्या ये बात सुनने वाले के लिए फ़ायदा मंद है भी या नहीं। अगर वो बात 3 की कसौटी पर पूरी उतरती थी तो वो बेधड़क बोल देते थे और अगर वो किसी कसौटी पर पूरी नहीं उतरती थी या फिर इसमें कोई एक अंसर भी कम होता था तो वो खामोश हो जाते थे। आज हमारे माशरे को भी इस 3 की कसौटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे नुक्ताचीनी, इल्ज़ाम तराशी, तोहमत, गुमराहकुन बातों के डेरे हैं। अच्छा, और हर शख्स दूसरे के लिए ज़बान के तीर चलाने के इंतज़ार में खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे कशीदगी, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो रहा है। अच्छा, ऐसा ही कशीदा माहौल सियासत में देखने में आ रहा है, जहाँ पर आप समझ लें कि गैर ज़रूरी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, एक दूसरे पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कभी करप्शन के इल्ज़ाम, कभी मईशत की तबाही का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाया जाता है। अच्छा, एक इल्ज़ाम इधर से आता है, कैसे जवाबी इल्ज़ाम उससे भी बड़ा आता है। अच्छा, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए उस वक्त उन्होंने मईशत की तबाही का जिम्मेदार किसको ठहराया था जी? नून लीग की हुकूमत को ठहराया था। अब मुत्तहिदा हुकूमत क्या कर रही थी? मईशत की तबाही का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को ठहरा रही है। हालांकि मुत्तहिदा हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने इमरान खान की हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार इसी बुनियाद पर किया था ना कि तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी, परफॉर्मेंस दिखाने में वो बुरी तरह से नाकाम हो गई है। अब इसलिए अब मुल्क मजीद मुआशी तबाही बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता है। और तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन ने यह दावा भी किया था कि जी वो इक़्तिदार में आकर मुल्क की मईशत को फौरी ठीक करने की कोशिश करेंगे। हम प्रोग्राम में अक्सर सवाल उठाते रहे कि जी आप लोग अगर आ भी जाएंगे, अदम एतमाद की तहरीक ले भी आएंगे, इमरान खान साहब की हुकूमत चली भी जाएगी, मुत्तहिदा अपोजिशन आ जाएगी, असम्बलियों में बैठ जाएंगे हुकूमती कुर्सियों पर, तो फिर आपके पास तरीका क्या है, आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है, हिकमत अमली क्या है, क्या सोल्यूशन है, इन मसाइल का हल क्या? आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम में बार बार ये सवाल पूछा, जितने भी लोग आते थे प्रोग्राम में मेहमान, उनसे पूछा जाता था। तब ऐसी बातें की जाती थी कि शायद पता नहीं आते ही कुछ सही कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ऐसे चुटकी बजाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस इमरान खान साहब के जाने की देर होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये जो साबिक वज़ीर ख़जाना उन्होंने लंदन में बैठकर दावा तक किया था, आपको याद होगा कि उन्होंने आने वाले बजट पर बहुत पहले से ही काम शुरू कर दिया था। गर्ज है कि नून लीग का ये दावा था कि उनके पास मईशत को संवारने के लिए मंसूबा मौजूद है, लेकिन अब नून लीग इक़्तिदार के हसूल के बाद वही कहानी सुना रही है जो इमरान खान साहब की हुकूमत सुनाती थी। अब इसमें कोई शक नहीं कि जब इमरान खान को इक़्तिदार मिला था तो उस वक्त कौमी ख़जाना खाली था, लेकिन तहरीक इंसाफ के बकौल जब उसने इक़्तिदार को छोड़ा तो उस वक्त मईशत पहले से बहुत बेहतर थी। लेकिन नून लीग की माशी टीम मईशत के हवाले से ज़रा भी अच्छी खबरें नहीं सुना रही, और नून लीग की जो माशी टीम है अब शायद ये सोच रही है कि जी अगले इलेक्शन में जाने के लिए आवाम से किए गए वादे पूरे करने होंगे, और शहबाज शरीफ और माशी चैलेंजेस से निमटने की बात कर रहे हैं। और साथ ही जो साबिका हुकूमत है
उस पर मईशत की तबाही की जिम्मेदारी भी डाल रहे हैं। वैसे सबसे आसान काम ही होता है कि जो पिछला रहा है हुकूमत में उस पर जिम्मेदारी डाल दो कि जो सब कुछ हो रहा है ये पिछले की वजह से हो रहा है, हम तो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लिप चाहिएगा शहबाज शरीफ साहब का। जी तो सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को, वो क्या कह रहे हैं कि जी वफाकी काबीना की तश्कील में 8 से 10 दिन लगे और इस दौरान हम पर तनकीद के तीर भी बरसाए गए। अब काबीना कह रहे हैं कि अपना तजर्बा और काबिलियत कह लें कि पूरी तरह से इस्तेमाल में लाएंगे। हमारी जंग गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है, जिससे लड़ने में पिछली हुकूमत बुरे तरीके से नाकाम रही है। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और हमें वक्त पर कदम उठाने हैं ताकि हम मईशत की डूबती कश्ती को किनारे पर लगा सकें। 3.5 साल में जो करप्शन उरूज पर थी, हमें उसको ख़त्म करना है। हमारे सामने कई चैलेंजेस हैं, दर्जनों कारखाने ईंधन और बिजली ना होने से बंद हैं। मसाइल हल करने के लिए हमें अपना पूरा जोर लगाना होगा। बाकी सूबों के मसाइल भी दर्द दिल रखकर हल करना होंगे। अब लग ऐसा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मुआशी सूरत हाल को देखकर काफ़ी परेशान हैं और वो दावा कर रहे हैं कि मुल्क मुआशी बहरान से निकल आएगा, लेकिन मिफ्ता इस्माइल वो इसी सोच में पड़े हुए हैं कि मुआशी हालात से आखिर निमटा कैसे जाए। और तहरीक इंसाफ के बकौल इसलिए वो इसका आसान हल ये तलाश कर रहे हैं कि पिछली हुकूमत को बुरा भला कहकर फेस सेविंग की जाए। मैंने पहले भी कहा कि सबसे आसान ही होता है कि जो पिछली हुकूमत थी उसकी वजह से ये हुआ, हम तो ठीक कर रहे हैं, सबसे आसान ही होता है। सुनिएगा ज़रा मिफ्ता इस्माइल साहब को। जी सुना आपने मिफ्ता इस्माइल साहब को। आपको याद होगा नाज़रीन के शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म जब कौमी असम्बली में अपना पहला खिताब किया था, याद करें, उन्होंने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान किया था। लेकिन अगले ही दिन मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि जी कौमी खजाने में इतनी ताकत नहीं है कि फौरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफा किया जा सके, और नून लीग ने तनख्वाहों में इजाफे का प्लान अगले बजट पर फेंक दिया। अब इसी को देखते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से नून लीग पर यह तनकीद हुई कि उन्होंने अपनी हुकूमत का पहला यूटर्न ले लिया। और अब तहरीक इंसाफ नून लीग पर यह तनकीद भी कर रही है कि वो वाली नून लीग जो IMF के पास जाने की मुखालफत कर रही थी, वही नून लीग अब IMF के पास जा रही है। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल IMF के पास जाने की एक वजह ये बताते हैं कि जी वो पिछली हुकूमत के IMF के साथ होने वाले जो सख्त शराइत पर मबनी मुआहदे हैं उसको IMF के साथ निगोशिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब का ये कहना है कि जी वज़ीर आज़म ने उन्हें हिदायत की कि जी वो आवाम पर कम से कम बोझ डालें, लेकिन साथ ही मिफ्ता साहब पिछली हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जी पिछली हुकूमत ने अपनी मुद्दत में 20,000 अरब का कर्जा लिया, इस कर्ज से एक ईंट भी नहीं लगाई, पिछली हुकूमत का खर्चा सिर्फ तख्तियों पर हुआ। अच्छा, मिफ्ता साहब ने एक बात का एतराफ़ की है, वो बात क्या? वो ये कि पिछली हुकूमत के दौर में एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़ी हैं। यानी मिफ्ता साहब मुआशी चैलेंजेस कौम के सामने रख रहे थे और ये बता रहे थे कि अब शहबाज शरीफ पर भारी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुल्क को कमज़ोर मईशत के भंवर से निकाल लें। अच्छा, एक और बयान मिफ्ता साहब ने अपने एक और बयान में असद उमर को तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहा जी मिफ्ता इस्माइल ने कि जी मुल्क में इस वक्त तारीख का सबसे ज़्यादा बजट खसारा और सबसे ज़्यादा तिजारती खसारा और बुलंद तरीन महंगाई है। गंदम और चीनी जो हम बरामद करते थे अब दरामद करने पर मजबूर हो गए हैं। रुपए की कीमत में तारीखी कमी, ज़खायर में रिकॉर्ड कमी। और असद उमर साहब कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है, गलत बयानी की भी कोई हद होती है। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल ने हद की बात की जिस पर असद उमर मिफ्ता इस्माइल को उन्हें उनकी हद बताने के लिए मैदान में आ गए। ज़रा सुनिएगा। सुना अपने असद उमर को, कह रहे हैं कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए मामला चलाना मुश्किल है, ये हुकूमत नहीं चल सकती है। 1 माह पहले तक ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड सतह पर थे। सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब डॉलर्स की कमी हुई है। पाकिस्तान की मईशत को 1 हफ्ते में शदीद नुकसान पहुँचा है। हमने तिनका जमा करके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए थे। अच्छा, असद उमर ने मिफ्ता इस्माइल को जवाब देते हुए कहा कि मिफ्ता साहब ने गिला किया और कहा कि रिकॉर्ड खसारा हो गया। मैं मिफ्ता को कहता हूँ कि मईशत चलाना आपके बस की बात नहीं है। जब हमारी हुकूमत आई तो हमें 2.1 अरब डॉलर्स का यानी 4 गुना ज़्यादा खसारा मिला था। लेकिन मिफ्ता इस्माइल आपकी अभी से काम पे टांगना शुरू हो गई हैं। अच्छा, स्टेट बैंक ने भी दिल दहला देने वाली बात की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार मुल्क के लिए चौंका देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नई हुकूमत सरमायाकारी के माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक और चैलेंज के तौर पर सामने आई है। शाहिद खान अब्बासी भी चैलेंज को देखते हुए कह रहे हैं कि जी आज पाकिस्तान पेट्रोल पर सब्सिडी दे रहा है, लिहाजा बिजली और पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक फ़ैसले करना मुश्किल है, लेकिन मईशत संभालने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। तकलीफ दे फैसलों से ही मुल्क के हालात बदलेंगे। यानी शाहिद खान अब्बासी की बातों से वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नून की टीम फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देने से कासिर है। अब जहाँ रिलीफ की बात हो रही है तो वहीं पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब तकलीफ़ की बात कर रही हैं कि साबिक़ा हुकूमत ने एहतसाब के चक्कर में सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ ही की हैं,
जरा सुनिएगा मरियम को। सुना आपने, मरियम औरंगजेब को कह रही हैं कि जी काबीना ने कमेटी बराए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की मंजूरी दे दी है और इस कमेटी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, असद महमूद और नवीद कमर शामिल होंगे और अब ECL पॉलिसी से मुतालिक रद्दोबदल समेत दीगर अमूर कमेटी देखेगी। एहतसाब के जरिए इमरान खान ने सिर्फ इंतकाम लिया, स्टॉप लिस्ट और वॉच लिस्ट इमरान खान के हुक्म पर चलती रही। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि जी काबीना को बताया गया है कि 4 साल नैब के खौफ की वजह से सरकारी अफसरान ने काम नहीं किया और जब कुछ नहीं मिला तो FIA को इस्तेमाल किया गया। अच्छा, फवाद चौधरी वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें दीवार के साथ लगाया गया तो इसका अंछा नहीं होगा। सुने जरा जी। तो फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं कि ये लोगों की गलत फहमी है कि PTI या इमरान खान पर पाबंदी लग सकती है। पाकिस्तान की सियासत अब इमरान खान के गिर्द घूमती है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं चल सकती। आज खास तबका एक तरफ और अवाम एक तरफ खड़े हैं। हमें दीवार से लगाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। PTI को दीवार से लगाने वालों का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। लोगों की आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ है। अवाम समझते हैं कि मुत्तहिदा हुकूमत ने पाकिस्तान को गिरवी रख दी है। अगर गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ खून नहीं बह रहा तो ये सिर्फ इमरान खान के सब्र की वजह से है। अच्छा, इमरान खान ने हर जलसे में जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है। अब तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि अब उसके खिलाफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगी और इमरान खान बरमला इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि जी उनके मुखालिफिन उनको दबाने के लिए फ़ौरन फंडिंग या किसी और केस का सहारा ले सकते हैं। और वैसे भी आजकल तोशा खाना केस का बहुत चर्चा है, लेकिन अब बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई है और अब मौजूद जजेस इस मामले को देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की मालूमात जो हैं पब्लिक करने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत की है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि तोहफ़ा ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं होता है। लोग आते और चले जाते हैं लेकिन वज़ीर आज़म ऑफिस वहीं रहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना जो केस है उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात आम करने की हिदायत की है। अच्छा, हिदायत तो इमरान खान भी अपनी आवाम को कह रहे हैं कि जी वो कल के लाहौर के जलसे में शामिल होकर इसको यादगार बनाएंगे। सुना आपने, इमरान खान ने लाहौर जलसे से मुतालिक शेयर किए गए नए वीडियो पैगाम में कहा है कि वो कल लाहौर में मीनारे पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। वो इस जलसे में हर तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को दावत देते हैं कि वो आएँ, इस जलसे में शिरकत करके इसे कामयाब बनाएं। अब हर कोई एक दूसरे पर बच्चे समझे इल्ज़ामात लगा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि अवाम इन इल्ज़ामात से तंग आकर कह उठे कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दावा किया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। कल लाहौर में होने वाला PTI का जलसा तारीखी होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत शुक्रिया शानदाना आपका ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत से हालात संभल नहीं रहे हैं, जबकि हुकूमत कहती है कि तहरीक इंसाफ मईशत को तबाह करके चली गई है, इसलिए उन्हें बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। क्या कहेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है इस हुकूमत का नाम अगर कॉपी पेस्ट हुकूमत रख ले तो बेहतर होगा। जो हमने कहा था अपने टाइम पे आने पे, ये वही स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना इनके पास टाइम भी नहीं था। ये अपनी जो कर रहे थे मीर जाफर मीर सादिक टाइप प्लानिंग कर रहे थे। इन्होंने गवर्नमेंट तो नहीं प्लान की थी, उनको तो सिर्फ ये तमाम जो PDM वाले थे उनको एक गोल था, वो खान साहब को हटाना था। आगे का तो किसी ने कुछ नहीं सोचा था। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल दे दूं कि खान साहब क्यों कह रहे हैं कि इनसे हुकूमत नहीं संभल रही है। पिछले 10 दिन पहले जब हमारी हुकूमत थी तो हमने बोला था कि हमने पेट्रोल और हमने खुर्दनी तेल और कुछ और चीज़ों पे सब्सिडी दे दी है और हमने फ्रीज कर दी है बिजली के बिल और तेल की प्राइसेस, क्योंकि दुनिया में अभी यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से बहुत वॉलेटिलिटी आनी है, गंदम की कीमतों में भी, तेल में भी। हमने उसको फ्रीज कर दिया, लॉक इन कर दिया सब्सिडी के साथ। ये वापस उन्हीं दिनों में चीखना शुरू कर दिया कि जी ये क्या कर रहे हैं, तबाही मचा देंगे और क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, जब आया हुकूमत में तो पहले दिन इन लोगों ने तनख्वाहें भी अनाउंस कर दी, सब्सिडीज अनाउंस कर दी। तीसरे दिन कहते कि जी हमारे पास तो पैसा नहीं है खजाने में, हम नहीं अनाउंस कर सकते। फिर 5वें दिन कहते कि जी हमें तो जाती उम्रा के लिए पंजाब से 350 लाख रुपए ले लिया है, 3.5 अरब रुपए उसकी सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, जाती उम्रा में तो शहबाज साहब रहते ही नहीं है, वहाँ क्यों किया आपने? अच्छा, कैंप ऑफिस। फिर उसके बाद दोबारा स्टेटमेंट आई कि एक्चुअली हमें तो पंजाब में हमने सब्सिडी दी है आटे पे और चीनी पे, और वो सब्सिडी बुजदार साहब खुद साइन करके गए थे। मतलब आप जब खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारेंगे तो सोच समझ तो करें ना। कल एक और बोंगी मारी है, पता नहीं किस मिनिस्टर ने कि जी ये लोग तो पता नहीं साल में उन्होंने 1 लाख लोगों को दिया था एहसास प्रोग्राम के थ्रू बेनिफिट। तो सनिया निश्चित ने सारा रिकॉर्ड, सारा डेटा दे दिया कि सर आप पता नहीं मौसूफ किस दुनिया में रह रहे हैं। ये देख ले कि हमने
महीने का लाख बंदा किया, साल का लाख बंदा नहीं किया एहसास प्रोग्राम के थ्रू। एंड दिस इज नॉट काउंटिंग कि कोविड में जो दिया था। सो बेसिकली वो कहते हैं ना, बोझे इमरान अब इनको पकड़ लिए है, हुकूमत उन्होंने पकड़ ली, अब करेगा क्या इसका। अच्छा, तहरीक इंसाफ को जमानत पर रिहा होने वाले वफाकी काबीना के अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर इन वज़रा का मौक़िफ़ ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास अगर सबूत थे तो हमें अदालतों से सज़ा क्यों नहीं दिलवाई गई? क्या करप्शन के केसेस का मंतकी अंजाम तक ना पहुँचना तहरीक इंसाफ की नाकामी थी? देखें, बिल्कुल तहरीक इंसाफ की नाकामी थी, क्योंकि ना नैब हमारे हाथ में था, ना अदालतें हमारे हाथ में थी। और अलीम खान जो सबसे बड़ा गिला खान साहब से किया गद्दारी का कि जी आपका मिनिस्टर होते हुए मुझे जेल में डाल दिया गया, इससे बड़ी क्या सफाई होगी खान साहब की नाम की, खान साहब की सच्चाई की, कि उसी का मिनिस्टर खान साहब से नाराज है कि मुझे जेल में नैब ने डाल दिया। नैब तो हमारे हाथ में नहीं थी, वो तो जिसके हाथ में भी थी अभी भी उसको चला रहा है। और देखिए काबीना के मिनिस्टर्स को तो खान साहब तो तनकीद करेंगे, मैं तनकीद करूंगा, अब तो हम अपोजिशन है, अब तुम्हारे हाथ आजाद है। तो ये जो 24 लोग हैं, ये बजाय कि हमें कहें कि हम इनको सजा दिलाएं, अपना नाम क्यों नहीं साफ करवाते? अच्छा, फिर ये जो पहले अपोजिशन थी, अब ये मुत्तहदा हुकूमत है, तो ये बार बार नैब न्याजी गठजोड़, नैब न्याजी गठजोड़ ये कहकर क्या बताना चाहते हैं आवाम को, सबको? झूठ कहते हैं जी, माजरत के साथ, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए, रमज़ान का महीना है, लेकिन मैंने खुद इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे लोगों को कुरान के खड़े नीचे होके झूठ बोलते देखा है, और माशाल्लाह झूठ में भी कोई कमी नहीं आई है। ये वो लोग हैं जो साल में 50 उम्रें करते हैं क्योंकि झूठ बोलते हैं, अवाम का पैसा खाते हैं, फिर उम्रा जाने करने चले जाते हैं कि नऊजुबिल्लाह शायद अल्लाह ताला उम्रे से इनकी झूठ माफ कर देगा। देखिए, जब आप अपने घर में कोई मसला करें, नमाज नहीं पढ़ते हैं, कोई गुनाह करते हैं जाती, वो आपकी जात रखे, वो आपके और अल्लाह के दरमियान है। आप अवाम का पैसा खा रहे हैं, अवाम से चोरी कर रहे हैं, आप जेल के कैदी हैं, आप लोग केसेस लगे हुए हैं आपके डिफरेंट किस्म के। नाज़िम जोखियों का देख लें, आप खुद एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कैसे दो भाइयों को सफाया से उड़ा के ले गए कि जी वो तो कत्ल हुआ ही नहीं और बीवी ने हमें माफ कर दिया। तो देखिए, जब आप मीडिया का खोलेआम मर्डर करेंगे, आज वो किसी कप्तान को छोड़ दिया या मेजर को जिसने 14 लोगों को मौत के घाट उतारने में था लाहौर में, मॉडल टाउन में, तो मतलब मुझे आप ये बताएं, कल सिंध में क्या हुआ है, लड़काना में जो आग लगी है, 117 बंदा मर गया है, जानवर मर गए हैं, 9 लोग जल गए हैं जिंदा, 117 जख्मी हैं, हजारों बददुश्मनी में आग लगा दी है। ये पंजाब में भी, सिंध में भी हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर 10 दिन में हुकूमत का ये हाल है खान साहब के जाने के बाद, साल बाद क्या हाल होगा? ये तो आम आदमी की मैं बात कर रही हूँ, खान साहब की भी वकील है, मेरी भी वकील है, आपके भी होंगे, हम तो गरीब नहीं है, हमारे पास तो असर रसूख है, ये पाकिस्तानी का क्या होगा? अच्छा शानदार साहब, मुत्तहदा हुकूमत का मानना है कि तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ बुरी तरह से फंस गई है और घबराहट का शिकार होगी, तो क्या हुकूमत की बात दुरुस्त है कि आप लोग इन मामला से घबरा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं मैम। इमरान खान साहब की एक वीडियो भी चल रही है ट्विटर पे भी, इस वास्ते सोशल मीडिया पे, और एक उनका जो रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें भी पता चल रहा है। और मैं आपको सच बता दूं, तोशा खाना होता क्या चक्कर है। तोहफा आपको एक फॉरेन डिग्नेटरी देता है, और माशाल्लाह पिछले जो हमारे चोर डाकू थे, उन्होंने कानून बनाया था कि अगर आप उस तोहफे की 10% कीमत अदा कर दें, 100 रुपए पे 10 रुपए दे दें, तो वो चीज़ आप ले सकते हैं, वो आप रख सकते हैं, क्योंकि तो वैसे भी तोहफा था हुकूमत पाकिस्तान को। खान साहब के टाइम में हमने वो कीमत बढ़ा दी 50% तक। अगर चीज़ 100 रुपए की थी जो आपको तोहफा मिला, तो आप हुकूमत को 50 रुपए लेके वो तोहफा रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि वो खरीदारी नहीं थी, वो तोहफा था, हुकूमत पाकिस्तान के उस पर पैसे नहीं लगे थे। खान साहब ने कुछ तहाइफ वो 50% पैसे दे के रख लिए। अब उससे हम तो कहते कि जी देखिए, आप इसको FIA में भी ले जाएं, नैब में भी ले जाएं, पुलिस में भी ले जाएं, और अगर खान साहब इसमें गिल्टी होते हैं तो पकड़े जाएंगे, हम तो नहीं डर रहे। ये लोग टीवी पे ज्यादा ढंढोरा मचा रहे, केस करने से कासिर है। अच्छा, दूसरा हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि आप तोशा खाना के जितने तहाइफ पाकिस्तान में वसूल हुए, बिके नहीं बिके, कहाँ गए, आप पिछले 30 साल का रिकॉर्ड निकाल दें, मसला ही खत्म। जनरल मुशर्रफ का भी पता चल जाएगा, जरदारी साहब का भी, मियाँ साहब का भी, मसला दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जहां तक फॉरेन फंडिंग केस की बात है, मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ, ये जो मौसूफ हैं, अकबर एस बाबर है, जो भी इनका नाम है, जब मेरे वालिद साहब खान साहब से नाराज हुए थे ज़रब अज़ब के दिनों में, तो ये हमारे पास आए थे, हमारे घर। उन्होंने मेरे अब्बा से भी रिक्वेस्ट की थी, अल्लाह उनको बख्शे, कि आप भी आएँ और आप खान साहब से नाराज है तो मैं आपके साथ मदद करूंगा ये केस में। तो बाबा ने बोला कि मैं खान से नाराज हूँ, मैं खान से गद्दार नहीं हूँ, मेरा मौकफ कुछ और है, सो प्लीज मेरे साथ ये बातें मत करें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर केस।
अब उस केस में ये है कि जो मुझे लगता है हुआ होगा, नोइंग खान साहब और नोइंग आर ओवरसीज पाकिस्तानी, देखें वो पाकिस्तानी के अंदर तो नहीं बैठे ना, वो बाहर से पैसा आता है, उनके टैक्स का पैसा होता है, उनके पास बैंक अकाउंट होता है, उसके पास रिकॉर्ड होता है। वो थैलियों में तो, जहाजों में तो पैसे नहीं आते ना, वो तो बैंक ट्रांजैक्शन से आते हैं। उस एक एक चीज का रिकॉर्ड होगा ये जो ये प्रूफ करेंगे कि जी जो दोपहर को 2 बजे पैसे आने थे दोपहर 3 बजे क्यों आए हैं, जहाँ फुल स्टॉप लगा है वहाँ कॉमा होगा। और मैं तो कहती हूँ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है सबके फॉरेन के फंडिंग केसेस खोले। अच्छा है, एक खान साहब को पहले सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था सादिक अमीन, इसमें भी कर देंगे। और अगर इसमें उन्होंने कुछ वो 12 बजे वाला काम किया अदालतों वाला, उसका मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आजकल जो शक हो रहा है, इंसान को तो अपने साये पे भी शक हो गया कि साया भी बिक चुका है, तो वो मैं नहीं कह सकती हूँ कि जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी चल रही है इसमें किस लेवल तक लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। और आपको पता है, आपने शायद एक दो टीवी शोज में देखा हो, मैंने खुद बहुत लोगों ने अप्रोच किया, तो आई नो कि पैसा भी ठीक ठाक चला है, इन्फ्लुएंस भी ठीक ठाक चला है और फॉरेन हैंड भी इसमें था। सो इसलिए, बल्कि कल रात एक खातून की फेयरवेल होती जो पिछले साल आई थी और उनको अगले साल उनको अभी के अभी भिजवाया जा रहा है कि वो पकड़ी ना जाए इस चक्कर में, उनको बहुत लोगों ने देखा है। कल का जो जलसा से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर हुकूमत पर असर नहीं पड़ता है, मतलब जारी बात है जलसे में आप अवामी ताकत दिखाते हैं, अवाम आपके साथ है, कितना बड़ा क्राउड है जो जमा कर लिया, कोई भी पार्टी जब भी जलसा करती है तो एक प्रेशर तो पड़ता है, जारी बात है, जो आपके मुखालिफिन होते हैं। तो अगर ये असर नहीं पड़ता है हुकूमत पर और फौरी इलेक्शन का ऐलान नहीं होता है, तो पीटीआई का अगला राहमल क्या होगा? क्या इसी तरह मुल्क में जो सियासी गैर यकीनी है उसकी सूरत हाल रहेगी, जिसमें बहरहाल अवाम तो कन्फ्यूज रहेगी? देखिए, इस वक्त खुद जो है पीडीएम के पैर जरा थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, वो मैनेज नहीं कर पा रहे फाइनेंसेस को। और वो मैंने जो सुना है, वो चाहते थे कि वो 4 चीजें करें और बजट से पहले निकल जाएं और केयरटेकर हुकूमत बजट बनाए। जो मैंने सुना है वो पहली चीज ये है कि पैका को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा वो चाह रहे हैं कि ओवरसीज वोटर्स के हकूक खत्म कर दें, जो पैसा उनका ले लेकिन उनका वोट ना लें। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो वैसे भी 2023 में इस्तेमाल नहीं होनी थी, वो खत्म कर दें। और चौथा, नैब के सारे केसेस पुराने अपने खत्म कर दें, क्रिमिनल केसेस, चोरियां खत्म कर दें, यानी एनआरओ अपने आप को दे दें। उससे खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरसीज पाकिस्तानीज बच्चे नहीं है, उनको अच्छी तरह पता है क्या हो रहा है, उन्होंने वोट देना होगा, पाकिस्तान आके वोट दे देंगे। ऑब्वियसली 90 लाख तो नहीं आ सकते, बट जितने भी है आ जाएंगे। जो इनकी हालात है इस वक्त, आप देख लें कि एमक्यूएम ने अभी इनसे कैबिनेट की सीट नहीं ली, इनसे बहुत सारे एलाइज पीछे डर के बैठे हुए हालात देख रहे हैं। इस वक्त अभी एक अल्लाह बख्शे हमारे कॉलीग थे एमएनए एमक्यूएम के, उनकी वफात होगी तो उनका नंबर अब 173 हो गया है। पीटीआई के जो है वो बेचारे जो हमारे बेवकूफ़ एमएनएसन के पास गए थे, वो ड्रामा कर रहे हैं, अपोजिशन करके बैठ गए। तो सर पैर उस हुकूमत का कुछ बन नहीं रहा। ये एक नया सा जानवर है जिसमें सर भैंस का है, बॉडी गधे की है, टेल बिल्ली की है, टांगे उसकी हैं बतख की, मुंह किसी और का है। तो ये इनमें नजरियाती भी तो कुछ नहीं। ऊपर से मौलाना साहब जा के शिकायतें करें कि जी पेशावर में इनकी कॉम्पिटिशन या केपी में एएनपी से है और पीटीएम से, तो उनको सीटें नहीं देनी अपनी काबीना में, वो वादा भी झूठा साबित हुआ। तो इनके अपने इतने मसाइल हैं, ये खुद गिरेंगे। ठीक है जी, इनके अपने इतने मसाइल हैं, ये खुद गिरेंगे। निशानदान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। काफ़ी अरसे से जारी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल ने पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद कमज़ोर कर दी, जबकि IMF की जानिब से पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की पेशगोई ने अवाम में बेचैनी पैदा कर दी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर माहिर माशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले IMF की मैं बात करना चाहूँगी। IMF ने पेशगोई की है कि जी पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई और करंट अकाउंट खसारा तखमीने से ज़्यादा रहेगा, तो क्या वजूहात हैं इसकी, आसान अल्फाज में बता दीजिए। देखिए, 3 बड़ी चीज़ें जो तखमीना हुकूमत ने हमें दिया था वो गलत साबित हो रही हैं। जो करंट अकाउंट का डेफिसिट था, खसारा था, हुकूमत का कम था, अब ऐसे है कि तकरीबन 19 या 20 बिलियन डॉलर तक वो खसारा पहुंच जाएगा। इसी तरह तिजारती खसारा जो है वो हुकूमत का बहुत कम था, अब लग रहा ऐसे है कि वो कहीं 45 या 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम ये रही कि एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रही थी, रफ्तार से बढ़ी, इंपोर्ट्स उससे 2 गुना तेजी से बढ़ रही थी, और उसके नतीजे में हमने देखा कि स्टेट बैंक के पास जो ज़खायर हैं, जो डॉलर के ज़खायर हैं, वो बहुत ही तेजी से गिरे हैं। यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए, पिछले 4 हफ्तों में तकरीबन 5 बिलियन डॉलर की कमी आई है उसमें। कर्जाजात भी वापस कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा बहुत आ रहा है। और नई हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
तो वो ये डॉलर का जो फुकदान है, जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स इतनी तेजी से गिर रहे हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज बन के सामने आए। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वर्ल्ड बैंक की बात अगर मैं करूं तो आलमी बैंक ने पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उस पर कहा है कि जी सियासी गैर यकीनी जो मैक्रो इकनॉमिक अदम तवाज़ुन पैदा कर सकती है। तो ये जो अदम तवाज़ुन है इसका मतलब नाज़रीन को ज़रा आसान अल्फाज में समझाइएगा, क्या हो सकता है? देखिए, एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता है कि जिन ममालिक में सियासी गैर यकीनी की फ़ज़ा होती है, सियासी गैर यकीनी रहती है, वहाँ पे माशी इस्तेहकाम आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सियासी एक्टर्स जिन्होंने फैसला साजी करनी है मईशत के ऊपर, जिन्होंने पॉलिसी बनानी है मईशत के ऊपर, वो सियासत में इस बुरी तरह घिरे होते हैं कि फिर वो मईशत जो है वो इग्नोर हो जाती है। अब आप पाकिस्तान का हाल देख लें कि यहाँ पे जो इलीट है, जो अशराफिया हैं पाकिस्तान के, वो पिछले कई महीनों से, साल भर से एक पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व है। ताकत की जंग है, ऑपोजिशन जो पहले थी अब हुकूमत बन गई, वो ताकत की जंग लड़ती रही, और इस दौरान माशी पॉलिसीज जो हैं वो नहीं बन पाए। तो आप सोचिए कि वहाँ पे अशराफिया का मफाद तो शायद उसका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, लेकिन जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके माशी मफाद का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा? क्या उसको सियासत से अलग किया जा सकता है? तो ऐसी एग्जाम्पल्स हमने देखी हैं, जैसे जापान में जब सियासी जंगें चलती हैं तो उसका असर जो माशी पॉलिसी है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। जिस तरह पाकिस्तान में वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बहुत अरसे से बात हो रही है कि अब सियासतदान आपस में सियासी जंगें लड़ते रहें, लेकिन माशी पॉलिसी जो है उसके ऊपर असर कम से कम हो, इस किस्म का कोई मैकेनिज्म जो है उसकी ज़रूरत है पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त में माशी हालात बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ दी हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी फौरी ख़त्म की जाए, गैर ज़रूरी जो अशिया है उन पर दरामदी ड्यूटी बढ़ाई जाए, और जो IMF का प्रोग्राम है दोबारा शुरू किया जाए। तो आप इनकी तजावीज़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो आलमी मंडी से महंगा तेल खरीद रहा है और मुल्क के अंदर सस्ता बेच रहा है। और आप समझिए कि PTI की हुकूमत ये बाकी सुरंगें बिछा गई थी नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए। इस वक्त मेरा तखमीना ये है कि तकरीबन 3 अरब रुपए का रोजाना का खजाने को नुकसान हो रहा है सिर्फ पेट्रोल और डीजल की मद में। तो ये 80-90-100 अरब रुपए का महीने का नुस्खा बन जाता है, जो हुकूमती खजाने में रियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि नुकसान हो रहा है लेकिन हुकूमत के पास उस खजाने को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। फिर आपने देखा कि सियासी गैर यकीनी के नतीजे जो है हमारे डॉलर के रिजर्व जो जिस तेजी से गिरे हैं, अब जिस पोजीशन पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है वहाँ पे श्रीलंका तकरीबन आप समझिए कि 6 या 7 पहले उसी पॉइंट पे खड़ा था जहाँ आज हम खड़े हैं। और अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी सिर्फ जो है वो बड़ी तेजी से बदलनी होगी, वरना जो हालात हमने श्रीलंका में देखे हैं, जहाँ हुकूमत ने अभी कोई 7.5 घंटे की रोजाना की लोड शेडिंग का ऐलान किया है। आप सोचिए कि उनके पास कागज खत्म हो गया है, बच्चों के उनको डिले कर दिया गया है क्योंकि उनके पास कागज नहीं है कि कागज खरीदा जा सके। ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए प्लास्टिक जो इम्पोर्ट होता था वो हो गया है, वो ड्राइवर्स लाइसेंस इशू करने के काबिल नहीं रहे हैं। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स जिनको हम कहते हैं, जिंदगी बचाने वाली अद्वियात, वो खत्म हो रही हैं वहाँ पे। और लेबनान में तो ये हाल हुआ है कि वहाँ फौजी मैसेज हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम गोश्त नहीं बनाएंगे, यानी कि यहाँ तक मामला खराब हो। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉलर की कीमत जब एक बार फिर से ऊपर जा रही है तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत की टीम डॉलर की कदर में इजाफे को कंट्रोल कर पाएगी, या फिर वो जो मसनूई तरीका जिससे कंट्रोल किया जाएगा जैसे पहले भी नवाज दौर में होता रहा? देखिए, जब नई हुकूमत आई थी तो आपको याद है कि पहले 2-3 दिन जो हैं ये 2 इशारे जो हैं डॉलर का रेट और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, वो बहुत ही मस्बत इशारे दे रहे थे। पहले दिन मुझे याद है कोई 1700 पॉइंट पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गई थी। अब उसका मतलब ये है कि तकरीबन 350 अरब रुपए का कैपिटलाइजेशन आप समझिए कि बढ़ गई, कोई $2 बिलियन की कैपिटलाइजेशन बढ़ गई। तो बहुत ही पॉजिटिव एक इशारा आ रहा था। फिर आपको याद है कि रुपया जो है वो स्टार्टेड स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट द डॉलर, वो कोई 4-5%, कोई 7-8 रुपए बढ़ गया।
पिछले 2-3 दिन से ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों इशारियों में रिवर्सल आ गया। स्टॉक मार्केट भी मुसलसल गिर रही है पिछले 2-3 दिन से, और रुपया भी आपने देखा कि कल भी 2 रुपए गिरा है, आज भी तकरीबन 2 रुपए गिरा है, और वो कहीं 185-186 पे पहुंच गया है मार्केट में। तो पहले जो पॉजिटिविटी देखी जा रही थी ताजिर तबकात में, हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें मुझे लगता है कि किसी हद तक कुछ रिवर्सल देखी जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह तनकीद की जाती रही पीटीआई हुकूमत पर, और इमरान खान साहब के घर जाने की जल्दी ज़्यादातर इसलिए भी थी कि जी महंगाई हो रही है, आवाम बेचारी बहुत परेशान है, तो अब अगर ये हुकूमत भी रिलीफ नहीं दे पाती है महंगाई के हवाले से, खासतौर पर अगर मैं पूछना चाहूँ, और क्योंकि मिफ्ता साहब की भी आपने बातें सुनी होंगी, वही वाली बात कि जिस तरह पीटीआई की हुकूमत कहती रही कि जी नून लीग की पॉलिसीज़ ऐसी थी या कर्जा लिया गया या जो भी था उसकी वजह से ये सब कुछ अब हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो इन्होंने भी वही बात कर दी कि जी पीटीआई की हुकूमत पे तनकीद शुरू कर दी कि जी उनकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। और मैं अक्सर कहती हूँ, आपसे भी अक्सर मैंने सवाल पूछा है कि सबसे आसान यही होता है कि पुरानों पे तनकीद कर दें, जो हो रहा है पुरानों की वजह से हो रहा है। तो अगर अब ये भी यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि उन पर तनकीद करते रहें, तो फिर ये तो फेस सेविंग हो गई। देखिए, पहले 2 से 3 महीने तो मैं समझता हूँ कि लोग मान जाएंगे, तनकीद मान जाएंगे, शायद ये माशी पॉलिसी जो है ये पहली वाली हुकूमत के नतीजे में आएंगे। लेकिन जब 2-3 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद ये वाली जो अमली अगर अपनाई जाएगी तो फिर वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अभी तो शायद हफ्ता भर हुआ है, अभी ये चूरन आप समझ लीजिए कि बिकता है कि बहुत सारी माशी पॉलिसीज पहली हुकूमत की बनाई हुई हैं और उनका खमियाजा भुगता जा रहा है। लेकिन आप अरे सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर 2-3 महीने बाद वाकई ये तनकीद है, ये चूरन भी नहीं बिकेगा कि पुरानों की वजह से हो रहा है, तो फिर डॉक्टर साहब अर्ली इलेक्शन तो फिर सबके हक में जाते हैं, मुत्तहिदा हुकूमत के हक में भी जाते हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत क्या बर्दाश्त कर पाएगी एक लंबी इलेक्शन कैंपेन और एक नए इलेक्शन। देखिए, इस वक्त अगर IMF के पैकेज में, IMF के प्रोग्राम में हुकूमत वापस नहीं जाती और बहुत ही तेजी से नहीं जाती, तो फिर बड़े खतरनाक और संगीन किस्म के नताइज सामने आ सकते हैं। हम अपने कर्जाजात वापस करने की शक्ल में नहीं है। बिटवीन अप्रैल एंड जून, अगले 3 महीनों में आप सोचिए कि तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर के कर्जाजात वापस होने हैं, और कोई 6 से 7 अरब डॉलर के जो करंट अकाउंट का खसारा है वो हमने पे करना है। तो अगले 3 महीनों में अगर हम 8 से 10 बिलियन डॉलर कहीं से इकट्ठा नहीं कर पाते, तो बहुत ही संगीन नताइज का सामना हो सकता है। और अगर इस दौरान हम मजीद सियासी आप समझिए गैर इस्तेकाम या गैर यकीनी की फजा सामने आ जाए, तो फिर मामलात संभालने से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ाक जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।